का टाइटल है धरती का आंगन महके। ठीक है, आज का जो पोयम है उस पोयम का टाइटल है धरती का आंगन महके। धरती यानी पृथ्वी, हमारी क्या है, धरती क्या है, पृथ्वी। और उसके बाद हमने ये देखा आंगन, आंगन मतलब क्या, धरती का आंगन वो क्या होना चाहिए, महकना चाहिए। महकना यानी सुगंधित होना, महकना यानी सुगंधित होना। क्या सुगंधित होना, धरती का आंगन जहां पर हम हैं, जहां पे सभी जीव जीवन अपना जी रहे हैं। ठीक है, उस आंगन को हमको क्या करना है, महकाना है। ठीक है, तो आज का जो टाइटल है पोयम का वो है धरती का आंगन महके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। धरती का आंगन महके, इसमें हम लोग अभी देखेंगे कवि से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कवि परिचय हम लोग देखने वाले हैं, जहां पर कवि के जन्म और मृत्यु का सन दिया गया है, और इसके पहले कवि क्या थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कवि का जन्म, कवि का नाम क्या था, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, जो कि धरती का आंगन महके के कवि है। धरती का आंगन महके इस कविता की रचना किसने की, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने धरती का आंगन महके इस कविता की रचना की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित के थोड़ा सा परिचय हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर टीचर ने उनके जन्म, उनका जन्म कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, 1929 में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और मृत्यु 2012। ठीक है, मृत्यु 2012 में हुई थी। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चा, थोड़े ही टाइम में आपके सामने स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर हम डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जो कवि है धरती का आंगन महके, उनके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, जिनका जन्म 1929 और जगह कहाँ था, इटावा उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 2012, मृत्यु 2012 में हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे परिचय। आजीवन अध्यापक रहे, मतलब डॉक्टर दीक्षित, जो डॉक्टर दीक्षित है, जो आज की कविता के जो कवि हैं, वह टीचर थे, आजीवन टीचर ही थे वो, और जिन्होंने अर्चना, इसके साथ ही साथ अध्यापक होने के साथ साथ वह अर्चना मणि, प्रभा, ज्ञान अर्जन आदि जो मैगजीन होते हैं, पत्रिकाओं के, वो क्या करते थे, संपादक भी रहे। इसके साथ ही साथ अमर उजाला समाचार पत्र में भी वह पत्रकारिता भी करते थे। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती थी। मतलब ये जो भी लेखनी करते थे, ठीक है, लेखनी ये अपने मैगजीन्स, मतलब जो यहाँ पे जो मैगजीन्स दिया है उसमें वो प्रकाशित भी होते थे, और ये मणिप्रभा, ज्ञान अर्जन आदि पत्रकारिता क्या क्या थे, वो संपादक भी थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन ली, जहाँ पे हमने देखा कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। उसके साथ ही साथ एग्जैक्टली वह किस प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक है, वह आजीवन अध्यापक थे, अध्यापक यानी टीचर थे। इसके साथ ही साथ वह मणिप्रभा, ज्ञान अर्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। मतलब ये इस तरह के जो मैगजीन थे इसमें वह संपादक के रूप में काम भी करते थे। इसके साथ ही साथ वह अपने अमर उजाला नामक एक समाचार पत्र में वह पत्रकारिता भी की। उसके साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने और कौन कौन, मतलब धरती का आंगन महके ये एक छोटी सी कविता, इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी कविता, मतलब और कौन कौन सी रचनाएं की, तो यहाँ पे उनकी प्रमुख रचनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। कौन है ये, धरती का आंगन महके इस कविता के कवि हैं। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन ले ली है कवि से रिलेटेड। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली जो पद हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ ही मिनट में हमारे सामने पद
वो डिस्प्ले होगा उसमें कवि क्या क्या मतलब इस पद से रिलेटेड वो क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एग्जैक्टली ओवरऑल इस पद में हम लोग देखने वाले क्या, इस कविता में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पद संबंधित परिचय अब हम देखेंगे। ठीक है, वेट कुछ ही मिनट में स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा बेटा, वेट फ्यू मिनट्स। यस, नाउ इट इज विजिबल। प्रस्तुत नई कविता, एग्जैक्टली जो हम लोग पद देखने वाले हैं उस पद से रिलेटेड कवि ने अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, प्रस्तुत नई कविता में कविवर कौन, कविवर कौन है, कविवर दीक्षित, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान और विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। महत्ता यानी इम्पोर्टेंस, कर्म हम जो कार्य करते हैं वो, ज्ञान हमारा नॉलेज, और विज्ञान, इन तीनों चीजों के योग के महत्व को समझाया है कि इनके योग से क्या क्या चीज संभव हुए हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, मतलब आसमान भले ही हम लोग छू लें, लेकिन ये जो कर्म ज्ञान विज्ञान के योग से विनाशक अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे मानवता को कैसे बचाए ये सबसे ज्यादा आवश्यक वाली बात है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसका अस्त्र शस्त्र बनकर इसका जो प्रयोग मानवता को नाश करने के लिए, मानव जाति को नाश करने के लिए, पृथ्वी को, धरती को विनाश की राह पर लेके जाने के लिए जब इसका प्रयोग होगा तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म ज्ञान विज्ञान के मेल से सिर्फ और सिर्फ उन्नति होनी चाहिए, अच्छे चीज देखने के लिए आना चाहिए, जिससे धरती की सौंदर्य बढ़े, धरती का आंगन महके, और इसके साथ साथ मानव की सुरक्षा, मतलब हर मनुष्य में, मतलब मनुष्य की रक्षा भी की जाए। तो यहाँ ये चीज पर यहाँ पर उन्होंने दिया है, किसने, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने। ठीक है, यह तभी संभव होगा, ये कब संभव होगा, ये जो विचार है कब संभव होगा, जब समाज में क्या होना चाहिए, सदाचार, स्नेह रहेगा, तब जाके यह संभव होगा कि लोग जो भी विज्ञान के सहारे जो भी इन्वेंट करते हैं तो वहां पे वह मानवता को तथा जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, उसे विनाश के रास्ते पर न लेके जाया जाए। जब मनुष्य में प्रेम, लगाव और भाईचारा की भावना होगी तभी जाके ये चीज संभव हो पाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग जो कविता में हम लोग देखने वाले हैं यही भाव हम लोग देखने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, कवि परिचय और पद्य संबंधित जो परिचय यहाँ तक सबको समझ में आ गया। थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करना है बच्चा, उसके बाद हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। सभी को रिस्पॉन्स करना है बेटा। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक डिस्प्ले किया है। ओके, पहला पार्ट, दूसरी इकाई का पहला पार्ट, एक धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके जिसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, जिसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। हमने अभी डॉक्टर प्रकाश दीक्षित मतलब कवि से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन भी देखे, पद्य संबंधित हमने इंफॉर्मेशन भी देखे। ठीक है, अब हम एक एक पद को पढ़ेंगे, कविता की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ध्यान देना है सभी को, धरती का आंगन महके। ठीक है, स्टार्टिंग में ही कवि ने धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, यहाँ पर कवि ने यहाँ पर पहले ही लाइन में कर्म ज्ञान और विज्ञान
के माध्यम से ही हमारी जो धरती है उसका आंगन महक सकता है। इन तीनों के योग्य से ही क्या हो सकती है, एक ऐसी ऐसी सरिता करो प्रभावित खिले खेत सब धान से। मतलब यहाँ पर कर्म ज्ञान विज्ञान तीनों के योग्य से, तीनों के मेल से जो सरिता, जो नदी प्रभावित होगी, उस नदी के पानी से हमारा पूरा धरती, मतलब नए नए जो इन्वेंट होंगे, जो भी टेक्नोलॉजी आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो धरती है उसमें हरी जगह पे क्या होंगे, धन और धान से लहराता हुआ जो हमारा धरती है वो पूरी तरह से खिल जाएगा। तभी ये संभव होगा कि हम सब मिलकर कर्म ज्ञान विज्ञान योग्य से हम क्या कर सकते हैं, धरती के आंगन को महका सकते हैं। तभी जाके ऐसी सरिता प्रभावित होगी, ऐसी नदी प्रभावित होगी, ऐसी नदी बहेगी जिसके कारण पूरी धरती धन्य और धान्य से क्या हो जाएगी, खिल जाएगी। ठीक है, अब हम सेकेंड लाइन देखेंगे। ठीक है, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह। यहाँ पर कवि कहते हैं सेकेंड लाइन में कि अभिलाषाएं, इच्छाएं, मेरी इच्छाएं, ठीक है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो अभिलाषाएं नित मुस्काए, निरंतर नित मुस्काए आशाओं की छांव में। मेरी जो इच्छाएं हैं सदैव, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छा होती है वो अनंत होती है, एक पूर्ण हो जाती है तो उसके बदले में 3-4 वापस से इच्छाएं जन्म ले लेती है। मतलब मनुष्य में अनंत रूप से क्या है, इच्छाएं हैं, अनंत रूप से उसमें इच्छाएं हैं, किसमें, मनुष्य में। तो यहाँ पर कवि कहता है कि अभिलाषाएं नित्य मुस्काए, अभिलाषाएं नित्य मुस्काए आशाओं की छांव में, यानी मनुष्य में जो इच्छा है वो अनंत है, वो हमेशा आशाओं की छांव में हमेशा मुस्काए, मतलब हमेशा उसमें उत्पन्न होती रहती है। पर ये इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए जो मनुष्य है वो अपने विश्वास की राह पे जब चलता है, मानो उसके पैर की गति और ज्यादा दुगनी हो जाती है। उसकी गति रुकती कहीं पे भी नहीं है, तब तक नहीं रुकती है जब तक उसकी अभिलाषाएं परिपूर्ण ना हो जाए, जब तक उसकी अभिलाषाएं परिपूर्ण ना हो जाए, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले लाइन में हमने देखा कि कवि किस तरह से कर्म ज्ञान और विज्ञान के योग्य से, कर्म ज्ञान विज्ञान के योग्य से किस तरह से धरती का आंगन महकता है। क्योंकि ये तीनों के मेल से एक ऐसी नदी प्रभावित होती है, मतलब एक ऐसी नदी का जन्म होता है, एक ऐसी नदी बहती है, एक ऐसा विकास, एक ऐसी क्रांति आती है जिसके माध्यम से धरती का जो आंगन है वो पूरी तरह से धन्य और धान्य, मतलब जो हरी भरी खेती है अनाजों से एकदम लद जाती है, मतलब इतनी अच्छी फसल हो जाती है जिसके माध्यम से पूरी जो मेरी धरती है ना वो कैसी हो जाती है, खिल उठती है। किससे, धान से, अनाज की खेती से उग जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड लाइन में देखा कि अभिलाषाएं नित मुस्काए। सेकेंड लाइन में यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मनुष्य की कर्म ज्ञान विज्ञान के मेल से ऐसी सरिता प्रभावित हो गई जिससे पूरी धरती क्या हो गई, धन्य और धान से खिल गई, धन्य और धान से खिल गई। ठीक है, और सेकंड इसमें देखो, सेकंड स्टेंजा में देखो, कवि कहता है कि अभिलाषाएं मतलब हमारी इच्छाएं, वो नित्य मतलब हमेशा हमेशा क्या होती है, मुस्काती है, मुस्कान यानी खुश होती है, मुस्कान आ जाती है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छाएं ऑटोमेटिकली आ रही, क्योंकि मनुष्य में ये अनंत अभिलाषाएं जन्म लेती ही रहती है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो इच्छाएं है वो आशाओं की छांव में हमेशा पलती रहती है, जन्म लेती रहती है। लेकिन मनुष्य जो है वो कैसा होना चाहिए, जब वो अपने विश्वास के रास्ते पर चलता है कि नहीं, मैं अपनी इच्छाओं को पूरे परिपूर्ण कर सकता हूँ, मैं अपने समाज में कुछ ऐसा बदलाव ला सकता हूँ जिससे सभी का भला हो, तो ऐसे विचारों से, ऐसे सकारात्मक विचार लिए जब वो अपने विश्वास की राह पर चलता है तो उसकी पैरों की गति मानो कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। उसकी पैरों की गति बंधती नहीं मतलब रुकती नहीं है, क्योंकि उसे वो तभी रुकेगी जब तक उसकी अभिलाषाएं परिपूर्ण ना हो जाए। ठीक है, जब तक उसकी अभिलाषाएं परिपूर्ण ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों स्ट्रेंजर समझ में आ गया बच्चों। फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरह से
स्क्रीन स्टॉप किया है मैंने, ध्यान दो कि फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरह से कर्म, ज्ञान और विज्ञान के मेल से क्या होता है, एक ऐसी सरिता प्रभावित होती है जिससे जिससे धरती का आंगन पूरी तरह से धन्य और धान से खिल उठता है। ठीक है, पहले जो 2 लाइन का अर्थ है वो इस प्रकार है कि किस तरह से कर्म, ज्ञान, विज्ञान पर के मेल से किस तरह से धरती का आंगन खिलता है, किस तरह से वो हरा भरा हो जाता है, क्योंकि इनके योग से जो सरिता, जो नदी प्रभावित होती है, जिसकी बदौलत हर जगह क्या फैल जाता है, हरियाली फैल जाती है। किसकी हरियाली? धन और धान की हरियाली। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने देखा, सेकेंड स्टेंजा में हमने देखा कि अभिलाषाएं नित मुस्काए। अभिलाषा क्या है? इच्छाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो हमारे जो इच्छा है उसकी छाव में मतलब पलती रहती है, नित्य वह जन्म लेती रहती है। और मनुष्य भी ऐसा होना चाहिए कि वो एक विचार ठान ले कि नहीं, मुझे मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना, क्योंकि उसके पीछे जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण का है, जगत के कल्याण का है। और उसे परिपूर्ण करने के लिए जिस रास्ते पर वह निकलता है, सकारात्मक विचार लेके जिस विश्वास के राह पे चलता है, उसकी जो कदम, जो उसकी जो चलने की जो गति है वो कितनी हो जाती है? दुगनी रफ्तार से हो जाती है। और वो तभी रुकती है जब तक उसकी अभिलाषाएं परिपूर्ण ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आएगा? थ्रू चैट बॉक्स बच्चा मुझे रिस्पॉन्स करो, उसके बाद मैं वापस से स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? थ्रू चैट बॉक्स रिस्पॉन्स करना है बच्चा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, कुछ ही सेकंड में आप लोगों के सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। यस, इट इज विजिबल। शिल्पकला यानी जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्तियों पर, जो पत्थरों पर अपनी कला, अपने टैलेंट के माध्यम से इतनी अच्छी सुंदर आकृति निकाल देते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? शिल्पकला। जो शिल्प कलाकार होते हैं, जिसकी प्रतिभा से, जिसके टैलेंट से जो इस धरती को सुंदर बनाते हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे डिजाइन खड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसी कलाओं को, ऐसी जो कला है वो क्या है? मेरी धरती का क्या है? हार है। वक्ष स्थल का हार हो। हार कहाँ पहना जाता है? गले से पहना जाता है। वक्ष स्थल मतलब जो कि ऐसा लगे कि मानो मेरी धरती का जो चेस्ट तक, गले से लेके चेस्ट तक का सजावट शिल्पकला, कुमुदों की माला से हुई है। कैसे हुई है? कुमुदों की माला मतलब शिल्पकला, जो पत्थर आदि जिससे बहुत ही भव्य, ऐसे ऐसे मतलब ऐसा निर्माण किया गया है जिसकी सुंदरता को देखकर सिर्फ लोगों का ध्यान उसी के ऊपर आकर्षित हो जाता है। तो ऐसी कला को, ऐसी कला क्या है? मेरी धरती की माला है। मेरे जो धरती है उसकी माला शिल्प कला द्वारा पत्थर आदि पर अपनी प्रतिभा को उड़ेर के रख देने वाले ऐसी ऐसी रचना, मतलब ऐसे ऐसे कलाकारों के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए जो भी चीज है, वह सब चीज क्या है? मेरी धरती का क्या है? माला है। ठीक है, उस सुंदर आकर्षित चीजों के माध्यम से ऐसा लगता है कि वो हार बनाकर मेरी धरती ने पहनकर रखा है। वो वृक्ष स्थल मतलब सीने का वह हार है। क्या? शिल्प कलाकार द्वारा, मतलब देखो शिल्प कला जो कि प्राचीन से चली आ रही है, पत्थरों पर डिजाइन करना, ठीक है, मूर्ति आदि का निर्माण करना। तो ये सब, ये जो ये सारे डिजाइन है, जो इस तरह की जो वस्तु है, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि यह मेरे धरती का क्या है? हार है। किसका? वक्ष स्थल का क्या है? हार है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया बच्चा? अब हम आगे देखेंगे। इतना ही नहीं, फल फूल जो भी है, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। सिर्फ इतना ही नहीं, धरती का जो श्रृंगार है, जो सजना संवरना है, जो धरती जो सजती संवरती, जिस तरह से आप अच्छे दिखने के लिए आप अपने आप को अच्छे से मतलब अच्छे से सजते हो, धसते हो, है ना, आप बाल बनाते हो, पाउडर लगाते हो, अच्छे से सेंट वगैरह लगाते हो, अच्छे से आयरन वाला ड्रेस पहनते हो, तो आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए ये सब चीज करते हो ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है कि मेरी जब धरती सजती है ना, तो सजने के लिए उसके श्रृंगार के रूप में
वह अपने हार मतलब हार के रूप में वो शिल्प कलाकार मतलब जो भी मूर्ति बनाने वाले, जो पत्थरों आदि पर डिजाइन करने वाले, जिससे भव्य एक मतलब भव्य सुंदर वाले चीजों का जो निर्माण हो जाता है, जो कि हमारे प्रकृति क्या होती है, वो संपदाएं होती है, ये सारी चीज मेरे धरती का क्या है, गहना है, हार माला आदि है। इतना ही नहीं, और वो अपने मतलब फूल और फल ये आदि से वो क्या करती है, अपने आप को सजाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तीसरे स्टेंजा में कवि ने धरती के सौंदर्य के बारे में बताया है। ठीक है, किस तरह से मेरी जो धरती है वो किस तरह से सजती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ स्टेंजा देखेंगे हम लोग। फोर्थ स्टेंजा में कवि कहता है कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर मतलब आज व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने कर्म, अपने ज्ञान और विज्ञान की सहायता से आज मनुष्य भले ही चंद्रलोक या मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि किस यान से, किस तरह से वो पहुंचा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो भी कुछ करे वहां पर मनुष्य का अस्त्र शस्त्र के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर उसे सदैव ये बात ध्यान में रखना है कि वो जो भी कुछ करता है, जो भी इन्वेंट करता है, जहां भी पहुंचता है, वहां पर मानव जाति के कल्याण की भावना, विश्व की कल्याण की भावना उसमें निहित होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों, ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं होने चाहिए जिससे सिर्फ मनुष्य का क्या हो, संहार हो, मनुष्य को तकलीफ दिया या फिर उसके अस्तित्व को मिटा दिया जाए। तो ऐसे चीज को यहाँ पर बढ़ावा कभी नहीं देता है। मनुष्य कहता है आपने कहाँ पहुंच गए, चंद्रलोक पर पहुंच गए, मंगल ग्रह तक आप पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने ज्ञान में, विज्ञान में, खोज में आदि में अपना क्या किया है, योगदान दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ज्ञानी हो, लेकिन आपके ज्ञान और विज्ञान के योग से ऐसे विनाशकारी अस्त्र का निर्माण नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, मनुष्य के अस्तित्व को ही संहार किया जाए, विश्व को ही बर्बाद किया जाए। ये चीज पर यहाँ पर वो आपत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करना है। टीचर ने थर्ड और फोर्थ स्टेंजा बताया, जहां पर टीचर ने आपको ये बताया, पहले तीसरे स्टेंजा में बताया कि किस तरह से मेरी जो धरती है, मतलब कवि कहता है कि धरती का जो श्रृंगार है वो किस तरह से, मतलब किस तरह से सजती संवरती है ना। तो वो सजने संवरने के लिए जो जो भी मतलब पत्थर आदि, मतलब जहाँ पे भी कला का जहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, वो सारी कलाओं का उन्होंने क्या कहा है कि वो सारी कला का हार बनाकर वह ऐसा लगता है कि मानो मेरे धरती के गले का हार हो। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो फल और फूल है इससे भी मेरी धरती क्या करती है, श्रृंगार करती है, अपने आप को सजाती है। ठीक है, तीसरे स्टेंजा में हमने ये देखा। चौथे स्टेंजा में हमने यह देखा कि आज मनुष्य भले ही कर्म, ज्ञान और विज्ञान के योग से भले ही वो चंद्रलोक या फिर मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, लेकिन वो किस यान पर पहुंच, मतलब कैसे, किस तरह से पहुंचा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना इंपॉर्टेंट उसे वो ज्ञान के क्षेत्र में भले ही विकास करे, लेकिन उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, मानव जाति का कल्याण, विश्व का कल्याण। ठीक है, यहाँ पर उसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण में योग नहीं है जिससे मनुष्य पर संहार किया जाए या फिर विश्व को तबाह किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य को क्या करना है, जो भी वह इन्वेंट करता है उसमें उसके पीछे उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए, मनुष्य, मानव जाति का विकास, कल्याण। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें। ओके, श्रृंगार मतलब सजने संवरने का चीज। ठीक है, श्रृंगार मतलब सजना संवरना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन आई एम गोइंग। ठीक है, टीचर ने फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि किस तरह से कर्म, ज्ञान, विज्ञान के योग्य से सरिता प्रभावित होती है और जिसकी वजह से हमारी जो धरती है वो क्या हो जाती है, एकदम धन्य और धान से क्या हो जाती है, एकदम हरी भरी हो जाती है। फिर सेकंड स्टेंजा में टीचर ने बताया कि किस तरह से जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं,
वह किस तरह से अपने मतलब परिपूर्ण होने के लिए विश्वास की राह पर कितनी रफ्तार से दौड़ती है, और ऐसी जो इच्छाएं परिपूर्ण करने के लिए वो मनुष्य अपने विश्वास की राह पर चलता है, और जब विश्वास की राह पर चलता है तो उसकी चलने की जो गति है वो दुगनी हो जाती है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता, तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि वह अपने मार्ग पर सफल नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरे स्टेंजा में हमने क्या देखा कि किस तरह से हमारी धरती श्रृंगार करती है, सजती सवरती। श्रृंगार करना मतलब सजना सवरना। ठीक है, तो यहाँ पर शिल्प कला कुमुदों के द्वारा जो भी अपनी मतलब जो भी अद्वितीय कला है, ऐसी कलाओं का माला बनाकर हमारी धरती पहनती है। वृक्ष का मतलब चेस्ट का हार हो। ठीक है, उसके बाद फूल और फलों से भी वह अपने श्रृंगार को परिपूर्ण करती है, मतलब श्रृंगार करती है, सजती संवरती है। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ बच्चा मुझे बताओ कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पट, सांस साथ जीवन पट, बुनकर प्राणों का तन ढांकती, यानी सांस साथ जीवन पट मतलब यहाँ पर सभी जीव हर एक सांस में प्राण रूपी वायु लेती है, और वही जीवित रहने का प्रमाण है। ठीक है, यदि जब जीव सांस लेना बंद कर देता है तो क्या कहलाता है? मृत कहलाता है। तो यहाँ पर इस लाइन में कहा गया है कि सांस सांस जीवन पट, बुनकर प्राणों का तन ढांकती यानी कि वही क्या करती है? प्राणों को चलाती है। जब तक आपके शरीर में सांस लेने की क्षमता होती है तब तक आप जीवित कहलाते हो। जैसे ही आप सांस लेने की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है तो आपका शरीर क्या हो जाता है? मृत्यु कहलाता है। सांस मतलब सांस लेना, प्राण रूपी वायु लेने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या करता है? प्राणों का तन ढाकती, यानी वह एक प्रमाण है कि वो मतलब जीव जीवित है। ठीक है, उसके बाद सभी जीव का एक जैसा प्रोसेस है, तो उनमें जो डिफरेंट जो करता है, जो मनुष्य करता है, वह ये है कि मनुष्य में भाईचारा की भावना, प्रेम की भावना, सदाचार की भावना होती है। तो ये क्या होता है कि मतलब वो मनुष्य दूसरे जीव से अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि सदाचार की शुभ्र सलाखा मन सुंदरता आदि, जिस व्यक्ति में सदाचार के गुण होते हैं, भाव होते हैं, वो व्यक्ति ही मन की सुंदरता मतलब वही मनुष्य सभी जीव में से अलग दिखने लगता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सिक्स स्टेंजा, प्रतिभा का पैमान मेधा की ऊंचाई नापता है। यहाँ पे प्रतिभा यानी टैलेंट, योग्यता जो व्यक्ति में उसका मेधा यानी मेध होता है, लेकिन यहाँ पर मेधा का जो अर्थ लिया गया है वह बुद्धि से लिया गया, इंटेलिजेंस से लिया गया। ठीक है, जो प्रतिभा यानी जो टैलेंट है, उसका जो मापन है, उसे जब मापा जाता है वो बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट की ऊंचाई से मापा जाता है कि वो व्यक्ति इतना मतलब उसकी बुद्धि, उसका जो टैलेंट है, उसका जो मापन है वो उसके इंटेलिजेंस से नापा जाता है। उसी तरह से जो मानवता का जो मीटर है, जो मानवता का नापने का जो मीटर है, वह मनुष्य के विचार से, मनुष्य के स्वभाव के पैमाने से नापा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के मापन, अपनी प्रतिभा का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो अपने इंटेलिजेंस मतलब अपने बुद्धिमत्ता से नाप सकता है। लेकिन जो मनुष्य का मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसे नापने के लिए मनुष्य के स्वभाव और उस मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही उसे मापते हैं। उसी के माध्यम से ही मनुष्य के मन की गहराई को मापा जाता है कि वो मनुष्य किस प्रकार का है। वह सदाचार को अपनाने वाला व्यक्ति है, भाईचारा को अपनाने वाला व्यक्ति है, इसलिए प्यार, मोहब्बत, सहयोग के भाव रखने वाला व्यक्ति है। यह उसके स्वभाव और विचार के अभिव्यक्ति से पता चल जाता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मानवता को मापने के लिए मनुष्य के पास जो इक्विपमेंट है वह है मनुष्य का स्वभाव और मनुष्य के विचार प्रकट करने की जो अभिव्यक्ति प्रकट
कौशल है उसके माध्यम से मनुष्य में कितनी मानवता जीवित है वो ये होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, लास्ट देखेंगे, आत्मा को आवृत कर दे इस आत्मा को आवृत कर दे इसने प्रभाव परिधान से, मतलब आत्मा को आवृत करने वाला, जो आवृत करने वाला मतलब परिपूर्ण करने वाला, आत्मा मतलब स्नेह के परिधान को पहनती है। जो हमारी आत्मा है वो प्रेम मोहब्बत का जो परिधान वस्त्र है उसी धारण करती है। ढाकना, आत्मा क्या, हमारा सोल, हमारी जो आत्मा है वो सोल। तो यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में बता रही हूँ बेटा, आपको सबको ध्यान देना है। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है बच्चा, स्क्रीन शेयर नहीं किया है, सबको ध्यान देना है। यस, टीचर ऑल्सो फेसिंग द नेटवर्क इश्यू बेटा, ठीक है, ध्यान देना है। आत्मा को आवृत, आत्मा, आत्मा यानी सोल, हमारी जो आत्मा है वो आवृत, आवृत करना यानी ढकना। किससे, किससे ढका जाता है? जैसे कि हम अपने तन को ढकने के लिए, हमारे शरीर को ढकने के हम कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा को आवृत करने के लिए, ढकने के लिए मनुष्य क्या करता है, स्नेह को धारण करता है, प्रेम मोहब्बत आदि के वस्त्र को पहनता है। मतलब आत्मा जो है वो किस तरह से ढकी जाती है, स्नेह के परिधान से, प्रभा परिधान, परिधान यानी वस्त्र से पहनी जाती है। यानी मनुष्य के मन में इतना प्रेम होना चाहिए, इतना मतलब मेल जोल की भावना होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सब मिलकर धरती का क्या करें, गुणगान गाए। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से स्टेंजा के लाइन को रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है बच्चा। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, आत्मा यानी सोल, आवृत यानी ढका हुआ मतलब ढकना, स्नेह मतलब प्रेम, प्रभा यानी स्नेह से भरा, परिधान, परिधान यानी पोशाक वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लाइन में इसका अर्थ ये निकलता है कि आत्मा को आवृत करने वाले स्नेह प्रेम रूपी वस्त्र का धारण आत्मा करती है, और जिसके बदौलत हम सभी सब मिलकर धरती का गुणगान गाते हैं। यह तभी संभव होगा जब सबकी आत्मा प्रेम के परिधान को धारण करे, तब यह संभव होगा कि हम अपने सहयोग से धरती की उन्नति के लिए हम प्रयत्नशील करते रहें, तभी ये संभव होगा। क्योंकि आशाएं तो नित्य है, सभी मनुष्य में अभिलाषाएं जन्म लेती हैं, पर उसमें जन्म लेकर सोचकर उसे उस तरह से छोड़ देने से वह परिपूर्ण नहीं होती। उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको विश्वास की राह पर चलना पड़ेगा, आपको कर्म करना, आपको आपके ज्ञान के क्षेत्र में अपने को पढ़ाना होगा, विज्ञान का सहारा लेना होगा, तब जाके आपकी अभिलाषाएं परिपूर्ण होगी, और तब यह धरती का आंगन खिलेगा महकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट लाइन कंप्लीट होता है। टीचर वापस से आप लोगों को एग्जैक्टली इस पोएम में क्या बताया है। यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने कर्म ज्ञान विज्ञान के योग से जो परिवर्तन आते हैं उसके सकारात्मक रूप को भी दिखाया और नकारात्मक रूप को भी दिखाया। नकारात्मक रूप का यानी कि इसकी वजह से जो हम विनाशकारी जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों का निर्माण कर लेते हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व को हानि हो सकती है, मानव अस्तित्व को हानि पहुंच सकती है।